नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आप देख रहे हैं अमर उजाला द बोनस। आज के इस खास शो एमएसएमई डायरी में आप सभी का स्वागत है। सोने चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। प्राइजेस से रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। इतिहास में पहली बार सोने चांदी का भाव इस स्तर पर पहुंच चुका है। इनकी कीमतों में हुए बदलाव यानी तेज रफ्तार से सीधे ज्वेलरी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट पड़ रहा है। एमएसएमईज इस इंडस्ट्री का ऋण है। ये छोटे व्यवसाय न केवल रोजगार पैदा करते बल्कि भारतीय डिजाइन और कारीगर की पहचान दुनिया भर में फैलाते हैं। आज ज्वेलरी इंडस्ट्री पर विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, पीएन गाडगिल एंड सन्स लिमिटेड के डायरेक्टर अमित मोदक जी और कैट दिल्ली ज्वेलरी विंग के चेयरमैन विमल मेहता जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर। सर से बातचीत करना शुरू करें उससे पहले आप लोगों को बताते हैं आज इस शो में मुख्य तौर पर किन मुद्दों पर चर्चा होगी। सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे गोल्ड और सिल्वर की तेजी की वजह से ज्वेलर्स पर जो संकट आया उस पर। करीब 53% अनऑर्गेनाइज ज्वेलर्स पर यह संकट आया है। छोटे ज्वेलर्स की बिक्री 45% तक घट गई है। WGC की रिपोर्ट कहती है कि 2025 में ज्वेलरी डिमांड 19% घटी है। इस संकट से कैसे निकलेंगे स्थानीय ज्वेलर्स, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। इसके बाद जानेंगे कि एमएसएमईज में इस जो तेज़ी है उसमें एमएसएमईज का ये जो सेक्टर है ज्वेलर सेक्टर वो कैसे टिकेगा और इन चुनौतियां कौन कौन सी अभी उनके सामने है और उनसे कैसे बाहर निकलेगा। और आखिरी में बातचीत की जाएगी कि एमएसएमई ज्वेलरी इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा रहने वाला है। बातचीत शुरू करते हैं। अमित सर, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। जिस तरह की हम लोग तेज़ी देख रहे हैं सोने चांदी में, WGC की रिपोर्ट भी बता रही है कि 2025 में 19% ज्वेलरी डिमांड घटी है और अनऑर्गेनाइज जो ज्वेलर सेक्टर है वहां पर भी मंदी नजर आ रही है। संकट के बादल छाए हुए। कैसे देख रहे हैं सर, क्या कुछ सिनारियो बदल गया गोल्ड सिल्वर की तेजी की वजह से? एक तो जो ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का रिपोर्ट है वो क्वांटिटी में है कि वैल्यू में है, वो बहुत मायने रखता है। आप दिखा रहे 19% घटकर 1638 टन हो गया। निवेश मांग 84% बढ़कर 2175 टन हो गए। तो इसमें सबसे जरूरी बात समझने की यह है कि कॉरपोरेट वर्सेस जो मतलब मिड साइज ज्वेलर्स है जिनके 2-3 लोकेशन पे दुकान है या सिंगल लोकेशन वाली दुकान है, उनको ये 19% का एप्लीकेबिलिटी नहीं है। उनको तो 45 से 50% उनकी बिक्री है वो घट गई है। कॉरपोरेट सेक्टर जो फिगर्स देते हैं वो वैल्यू में देते हैं, जनरली वो क्वांटिटी में देते ही नहीं है। इसलिए वो बहुत रोजी पिक्चर आता है सब जगह पे, इकोनॉमिक टाइम्स में या मतलब कोई भी इकोनॉमिक डेली में, विल नॉट से इकोनॉमिक टाइम्स, इकोनॉमिक डेली में। तो वो रहता है वैल्यू टर्म पे कि ज्वेलरी सेल इंक्रीज बाय सो एंड सो, तो वो रुपीज में रहता है। लास्ट ईयर में हमने जो देखा तो हमारा जो सेल होता था नॉर्मली उसमें 20% तक बुलियन काइंड ऑफ सेल होता था। मतलब जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कॉइन लेते हैं या महाराष्ट्र में स्पेशली वेढ़न बोलते हैं उसको, वो वेढ़ा रहता है वायर का, गोल्ड वायर का, 995 प्योर का गोल्ड वायर का। तो वो काइंड का जो इन्वेस्टमेंट बाइंग रहता है वो नॉर्मली 18 से 20% रहता था अप टू फाइनेंशियल ईयर 24-25। करंट फाइनेंशियल ईयर में जब से 1 अप्रैल 25 से आगे अगर हम लोग देखेंगे तो वो सेल करीब 45% तक बढ़ गया है टोटल सेल का। मतलब ज्वेलरी का सेल नहीं है और उसमें कोई मार्जिन मिलता नहीं है, क्योंकि कॉर्पोरेट जो होते हैं बड़े बड़े वो तो प्रीमियम चार्ज कर लेते हैं रेट पे, लेकिन जो मिड साइज ज्वेलरी हाउसेस है या 2-3 या एक सिंगल शॉप वाले हैं उनको कोई प्रीमियम देने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, तो उसमें कोई मार्जिन नहीं रहता है। वो तो भाव बेचना पड़ता है या हार्डली 10 ग्राम के पीछे 300-500 रुपया लेके बेचना पड़ता है, जिसमें कोई मार्जिन नहीं होता है। प्लस उसके लिए जो कैरिंग कॉस्ट हम बेयर करते हैं वो भी ज्यादा होता है। इतना ही नहीं, अगर कोई क्रेडिट कार्ड पे लेता है तो 2000 रुपये तो खर्चा लग जाता है, जबकि 500 रुपये की कमाई रहती है, तो 1500 रुपये ऊपर से देना पड़ता है, पॉकेट से जाता है। नहीं बोले तो कस्टमर चला जाता है, इसलिए करना पड़ता है। तो ये जो दिक्कतें आ रही है मतलब ज्वेलरी सेक्टर को, स्पेशली क्रेडिट कार्ड जैसे चार्जेस के ऊपर, तो इसके बारे में गवर्नमेंट ने कुछ तो सोचना चाहिए, रिलीफ देना चाहिए कि ज्वेलरी के लिए अगर क्रेडिट कार्ड स्वैप होता है तो उसको 5% का ही MDF लगाया जाए या कुछ भी जो कर सकती है गवर्नमेंट वो करना चाहिए।
यूपीआई से हो सकता है, लेकिन थर्ड पार्टी पेमेंट कंफर्म नहीं हो सकता है उसमें, इसलिए यूपीआई के थ्रू करने से हम लोग हिचकिचाते हैं कि हमें पीएमएलए एप्लीकेबल है तो थर्ड पार्टी पेमेंट हमको अलाउड नहीं है। कोई यूपीआई से पेमेंट भेजेगा और वो थर्ड पार्टी पेमेंट निकला और वो थर्ड पार्टी कल आके सामने खड़ा हो जाएगा तो क्या करेंगे, इसलिए वो यूपीआई हम लोग करीब करीब नकारते हैं या थोड़े अमाउंट के लिए लेते हैं, ज्यादा अमाउंट के लिए लेते नहीं। अभी ये जो भाव बढ़े इससे ना तो सिर्फ सेल घटी है, इसका असर तो बैकएंड पे भी पड़ा है, मतलब कारागिर लोगों को भी काम कम जा रहा है। आज के दिन में जो मैन्युफैक्चरर्स है बी सेल करने वाले, जो कारागिर लोगों से बनवा के लेते हैं, एग्रीगेटर बन के सामने इंडस्ट्री को सर्व कर रहे हैं, उनके पास डिमांड कम है तो बैक टू बैक कारागिर के पास भी काम कम जा रहा है। तो ये कम काम होने से कारागिर लोगों के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया है। उनको जितना चाहिए उतना सफिशिएंट काम नहीं है, उनका सेटअप तो बन गया है, उनके पास एक बड़ा कारागिर रहता है तो उसके हाथ के नीचे 40-50 कारागिर उसने रखे रहते हैं, तो उनको संभालना उसके लिए बहुत तकलीफ का काम हो गया है, क्योंकि उनको जितना चाहिए उतना काम वो दे नहीं सकता है, लेकिन उनका खर्चा उठाना पड़ रहा है, क्योंकि एक बार कारागिर निकल गया तो उसको वापस लाना बहुत डिफिकल्ट है। ये स्पेशलाइज कारागिर है तो उसको छोड़ भी नहीं सकते। अभी कैरिंग कॉस्ट के वजह से और फाइनेंस कॉस्ट के वजह से किसी को इतने ऊंचे भाव में इन्वेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। लोग बोलते हैं जो भाव में बेच रहे हैं वो भाव में आप वापस ले रहे हो तो आपको क्या दिक्कत है, 70,000 में बेचा 70,000 में लिया तो आपने जो बेचा है वही पैसा वापस मूडी लगा रहे हो, या 2 लाख में बेचा तो 2 लाख में लेके। ऐसा नहीं है, वो मैं जब भी बेचता हूँ तो उसमें का जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर, मतलब प्रॉफिट कंटेंट जो रहता है वो रेट के में इंक्लूड, उसके ऊपर मुझे टैक्स भरना पड़ता है, फिर मेरा वियर टीयर रहता है, कैरिंग कॉस्ट रहता है, वो सब जाने के बाद में नेट टू नेट जो मेरा रियलाइजेशन रहता है उसमें से हार्डली मैं 75 से 80% री इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो मेरा क्वांटिटी में स्टॉक है वो घट रहा है, और क्वांटिटी में स्टॉक घट रहा है तो मेरी वैरायटी जो मैं रख पा रहा हूँ वो घट रही है, नहीं तो मुझे एडिशनल बोरो करना पड़ रहा है, तो उसके वजह से मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ रहा है। निवेश के लिए मांग अच्छी है, लेकिन एक चीज मुझे बहुत डरावनी लगती है अभी जो भाव बढ़ रहे हैं उसमें, जी एक सर्टन भाव के बाद में इसको बायर रहेगा क्या। आपके पास भले स्टॉक रहेगा, आप बोलेंगे मेरे पास इतना स्टॉक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना करोड़ रुपया बनता है, लेकिन वो भाव में बिक सकता है क्या, क्योंकि आप बेचने जाओ तो 4-5 हजार रुपया तोड़ के बेचना पड़ेगा। आपने एक बार खरीद लिया, जीएमएल के थ्रू भी खरीद लिया तो वो स्टॉक बैंक तो वापस लेती नहीं है बुलियन फॉर्म में होके भी, आपको तो बाजार में ही बेचना पड़ेगा। और जो मार्क टू मार्केट भरने पड़ रहे हैं, क्योंकि हेज करना पड़ता है कुछ ना कुछ। मेरे पास अगर 500 किलो का स्टॉक है तो मैं कम से कम 100 किलो का स्टॉक तो हेज करूंगा। अभी आज का ही अगर हम लोग उदाहरण लेंगे तो कल से आज तक, मतलब कल जो 11 बजे मार्केट बंद हुआ और आज सुबह जो मार्केट खुला, किसी का अगर 100 किलो गोल्ड का पोजीशन है एमसीएक्स पे या कहीं पे भी हेज में, तो उसको करीब 10 से 11 करोड़ का मार्क टू मार्केट भरने का है। तो उतना लिक्विडिटी हर एक के पास है क्या, तो हेज करना भी मुश्किल है, ओपन रखना भी रिस्की है। स्टॉक है तो वो बिक नहीं जाता है, तो उसमें से हेजिंग का मार्क टू मार्केट भरने के लिए लिक्विडिटी भी नहीं है, साथ में रिटेल सेल नहीं है, इसलिए कोई कैश फ्लो नहीं है। तो ऑल ये सब जो दिक्कतें आ रही है ना, ये सिर्फ एमएसएमई को या छोटे मझोले व्यापारियों को नहीं, ये बैक एंड से लेके फ्रंट एंड तक सब लोगों को आ रही है। जी विमल सर, आपके पास आना चाहूँगा, आपसे समझना चाहूँगा किस तरह से नकदी की दिक्कत आ रही है, कैश फ्लो का जैसे सर ने बताया, इसका थोड़ा डेप्थ में मैं आपसे समझना चाहूँगा। कैसे आप देख रहे हैं जिस तरह से प्राइजेस ऊपरी स्तरों पर जा रहे, उच्च कीमत की वजह से नो डाउट ज्वेलरी की बिक्री कम हुई है, कारीगर है उनको नौकरी पर है उनको पैसे देने, सैलरी देनी है, तो कैसे सब चीज़ें आप लोग मैनेज कर रहे हैं, कैसे इसको देख रहे हैं और हेज कर पा रहे हैं कि नहीं ठीक से आप लोग? नमस्कार। पहले तो बिल्कुल भाई साहब ने, अमित जी ने बहुत बढ़िया रोशनी डाली मार्केट के ऊपर में, बिल्कुल स्वागत करता हूँ। बिल्कुल एक पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने क्लैरिफाई किया। ब्रिज जी, बात ऐसी है कि जो अभी तेजी का माहौल चल रहा है, जिस तेजी के अंदर में हम डेली देख रहे हैं कि आज भाव, रात को भाव, सुबह भाव, शाम को भाव, कस्टमर के साथ में परेशानी हो रही है। बीइंग ए रिटेल, मेरा होलसेल का भी काम है, हम लोग भाव काटने जा रहे हैं तो माल ही नहीं मिल रहा। आज पूरे एक वीक से मार्केट के अंदर में ये हालात हैं दिल्ली के अंदर में कि होलसेलर्स, जितने इंपोर्टर्स, कोई माल का भाव काटने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं जी अभी माल नहीं है, आज भाव नहीं, भाव कल करेंगे, अभी कोई किसी रेट में माल नहीं है।
ज्वेलर्स क्या कर रहा है, छोटा ज्वेलर्स माल बेचता है, वो दुकान खोलता है, दुकान खोलने के बाद वो आशा करता है कि मैं अच्छा शाम को सेल करके जाऊं। उसको कोई ये चिंता नहीं रहती है कि हाँ भाई भाव क्या होगा क्या नहीं होगा। कस्टमर आता है, उसको अटेंड करता है, अटेंड करने के बाद में जो शाम को 50 ग्राम 60 ग्राम 100 ग्राम माल बेचता है, बेचने के बाद में जब भाव कटवाने जाता है तो वो कहते हैं माल ही नहीं है जी, किसी भाव में माल नहीं है। नेक्स्ट डे उसका 10,000 रुपए की तेजी आ जाती है। धंधे में, व्यापार में 2 से 3% से ज्यादा व्यापार के अंदर में आज इतना कंपटीशन है, मुनाफा नहीं है। और 2-3% के बाद में वो जो सुबह आकर के बाजार खुलता है 5% ऊपर, 7% ऊपर, 8% ऊपर, रोज के 10-10, 15-15 हजार रुपए की तेजी हम देखने को मिल रही है एक एक दिन के अंदर। तो एक तो ज्वेलरी बड़ा परेशान है, मिडिल क्लास ज्वेलर इतना एक इस रेट के अंदर में लोगों के हाथ से सोना निकल गया है। इतना बुरा रेट, इतना एकदम से तेजी आई है मार्केट के अंदर में। 70,000 रुपए हम देख रहे थे लास्ट ईयर, 1.25 1.5 साल पहले, और आज हम देख रहे हैं 1,90,000 रुपए सोने के दाम को। मतलब किसी कोई सोच भी नहीं सकता कि इतनी दामों में तेजी आई। चांदी को लेके चले, चांदी 70,000 रुपए 80,000 रुपए बराबर सोने के मुकाबले में चल रही थी, आज 4 लाख रुपए पार कर गई है। जो चांदी की डेली की बिछिया जिसको टोरिंग बोलते हैं, या चांदी के पजेबें थी, टोरिंग मात्र 400, 300, 500 रुपए में मिल जाती थी और लोग गिफ्टिंग करते थे, पहनते भी थे, खूब चलन था उसका। वो आज 2,000 रुपए से नीचे की कॉस्टिंग नहीं है। पजेब जो 100 ग्राम में 100 ग्राम की पजेब कोई लेकर के शादी में चढ़ाता था, जो 7,000 8,000 रुपए की कॉस्टिंग थी, वो आज आप देखिए 7,000 8,000 रुपए की कॉस्टिंग, जब वो 50,000 रुपए से ऊपर की उसकी कॉस्टिंग हो गई, कौन लेगा उसको? वो 60-60 हजार रुपए, 70-70 हजार रुपए की वो पजेब ही हो गई। वो कहेगा कि भाई इसको कहाँ, हमारे हम सेट लेते थे, इतने का सेट आ जाता था, आज पजेबें लेंगे क्या इस रेट में? मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग उसकी कहाँ, अगर डिमांड नहीं आएगी तो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होगी? पूरे मैन्युफैक्चरर चांदी के काम के अंदर में इतना बुरा हाल हुआ है कि सारी की सारी फैक्ट्री धरी की धरी पड़ी हुई। सोने की आग तरफ आ जाएं, भाई साहब ने अभी बताया, अमित जी ने, कि एक अच्छा कारीगर गोल्ड स्मिथ जो है वो 25-25, 20-20, 30-30 कारीगरों से काम करवाता है। इसी हाल को देखते हुए इतनी गिरावट आई है, परचेजिंग पावर इतनी कम हुई है कि मार्केट के अंदर में हम रोज बात करते हैं, जो आज कोर्स में 25 कारीगर लेके बैठा था, वो आज 10 कारीगर पे, 5 कारीगर में सिमटता हुआ 3-3 कारीगर में आ गया। कारण क्या है? पहले उन्होंने उनका आवर्स को कम किया, बेतरे भाई हम 12 घंटे की जगह 8 घंटे काम करवाएंगे, फिर 6 घंटे किया, धीरे धीरे 15-17 दिन का काम सिमटता हुआ 13 दिन में काम आ गया। अब वो जेब से कहां तक भरे? धीरे धीरे गोल्ड स्मिथ ही छोड़ते जा रहे हैं इस धंधे को। जो 50-50, 60 साल, 70-70 साल पुराने कारीगर थे, वो इस धंधे को, इस जो पिताजी से दादाजी से काम करते आ रहे हैं, वो इस लाइन को छोड़ करके जा रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे बड़ी अपील तो करूंगा सरकार को कि कृपा कर करके एमसीएक्स को कंट्रोल करें। तो एमसीएक्स अगर इसी हिसाब से बढ़ता जाए, और जितने बुलियन वाले हैं अगर वो माल को बाजार के अंदर में सामान नहीं देंगे, माल नहीं देंगे, तो व्यापारी बनाएगा क्या, बेचेगा क्या? आज ये हालात हुए हैं कि हमारे, मैं बीइंग ए मार्केट का एसोसिएशन का प्रधान हूँ, हमारे पास डेली केस आता है कि भाई माल नहीं मिल रहा, ज्वेलर माल बना नहीं पा रहे, ऑर्डर के सामान दे नहीं पा रहे। पहले तो ग्राहक नहीं है, ग्राहक आता है तो माल नहीं दे पा रहे, और माल अगर दे रहे हैं, माल अगर बुक करते हैं तो आगे माल नहीं मिलता है, तो व्यापार करें क्या? धीरे धीरे ये अगर हाल रहा तो इंडस्ट्री में से लोग सिमटते जाएंगे। ये लाइन, इसके आज इस व्यापार के अंदर में 50% से ज्यादा कारीगर इस लाइन को छोड़कर जा चुका है जी। और ये संकट अगर ऐसे बढ़ता गया तो ये लाइन सिमट जाएगी, कहाँ जाएगा ये व्यापार? जी। तो बहुत चिंता का विषय है। तो सबसे बड़ी यही एक गवर्नमेंट के ऊपर में, आप अगर आपके चैनल से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको देखें, इसके अंदर वास्तविकता, ये हमारे इस लाइन के अंदर में बहुत बड़ा संकट है, इसके ऊपर नजर डालें, इसको कंट्रोल करें। और इसके साथ साथ आगे बजट के अंदर में भी चांदी, जो सोने की जो ड्यूटी है, उसको कृपया करके कम करें। आपने सब आइटमों के ऊपर में जीएसटी कम किया है, हमारी आइटम में जीएसटी कम नहीं किया, जबकि पिछली बार आपके चैनल के माध्यम से हमने अपील करी थी कि देखिए 3% जीएसटी है, पहले 1% वैट हुआ करता था, आज ये 3% जीएसटी है। आज उसके अकॉर्डिंगली रेट देखिए कहां से कहां पहुंच गया। जब उस समय में 25,000 पे सोने का दाम था, आज सोना 2 लाख रुपया, 8 गुना रेट महंगा हो गया है। 8 गुना अगर आपको टैक्स मिल रहा है, तो आप अगर जीरो नहीं कर सकते तो इसको वापस वैट के रेट में 1% में लेके आए। ड्यूटी भी 5% की ड्यूटी है, उसको भी कम करें। तो सरकार अगर चीजों के अंदर में, एमसीएक्स के अंदर में कंट्रोल करेगी, कुछ अगर मार्केट के अंदर ध्यान देगी, तो ये एक लाइन का ऊपर जो भारी संकट है वो बच सकता है। अमित सर जी, अमित सर के पास जाना चाहूंगा मैं, फिर वापस आऊंगा विमल सर आपके पास। अमित सर, जिस तरह से हम लोग प्राइजेस को देख रहे हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया,
एक्सपर्ट्स को भी नहीं पता कि अभी तक और कितना बढ़ेगा प्राइजेस। जो फंडामेंटल्स है, फैक्टर्स नो डाउट सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये प्राइजेस कहां तक जाएंगी कोई भी अनुमान नहीं लगा पा रहा है। प्रिडिक्शन बढ़ते जा रहे हैं, जैसे 4 लाख का प्रिडिक्शन था वो क्रॉस हो गया, अब आगे प्रिडिक्ट किया जा रहा है। सेम गोल्ड में भी ऐसे प्रिडिक्ट किया जा रहा है। लेकिन सर अगर ऐसे ही कीमतों में इजाफा होता गया तो ज्वेलरी इंडस्ट्री के भविष्य में बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, भविष्य खतरे में हो सकता है पूरी तरह से। पूरे ज्वेलरी जो है ना, हम लोग जो देखते हैं आज जाके हाथ लगा के देख सकते हैं, कल वो म्यूजियम जैसा हो जाएगा कि शोकेस में रखा है, हाथ मत लगाओ, दूर से ही देखो। आप पहले पैसा सामने रखो तो मैं शोकेस से निकालूंगा और आपको दिखाऊंगा, तो हाथ लगाने का इतना पैसा है और बाद में खरीदने का इतना पैसा है। दिस डेज आर नॉट फार अवे, क्योंकि इतना रिस्क बढ़ गया है ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर। 10 ग्राम का कोई आइटम अगर आप शोकेस से निकाल के काउंटर पे रख के दिखाना चाहते हो तो यू आर टेकिंग रिस्क ऑफ 2 to 2.5 लाख रुपीज। और सिक्योरिटी सिस्टम्स अपने देश में या कहीं भी इतने स्ट्रांग नहीं है कि हम जल्दी से किसी को पकड़वा सके। हाँ। कोई चोरी करके जाए तो। ऊपर से बिहार में जो मूवमेंट हुआ कि बुरखा या घूंघट या स्कार्फ या मास्क लगा के आ नहीं सकते, तो उसको पूरे देश भर में लागू नहीं हो पाया, तो वो एक दिक्कत है। क्योंकि आखिर में इंश्योरेंस वाला पूछता है कि आपके पास सीसीटीवी था क्या, था तो चेहरे का फोटो है क्या, नहीं है तो इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी क्रूशियल थिंग। तो जैसे जैसे भाव बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये चीज कंज्यूमर डिस्पोजेबल सरप्लस की नहीं रह जाएगी, स्केर्सिटी और मतलब रेयरिटी की हो जाएगी। कि रेयर चीजें जैसी रहती है, एंटिक चीजें जैसी रहती है, वैसे इसके दाम हो जाएंगे, वैसे उसके यूज हो जाएंगे और वैसे ही इसका डिमांड हो जाएगा। तो फिर दुकान खोल के बैठना है तो सिर्फ ये सोच के कि कल मेरा स्टॉक का वैल्यू इतना था, आज इतना है, बेच के मैं मुनाफा इनकैश नहीं कर सकता हूँ, ऐसे वाला ये धंधा हो जाएगा। और वो धंधे का कोई काम नहीं है जो रोज का खाने का अपने को ये करके नहीं देगा, प्रोविजन करके नहीं देगा, उसमें से पैसा कमा के नहीं देगा, वो धंधे का कोई काम नहीं है। तो लोगों को एक तो लोअर कैरेटेज पे आना पड़ेगा, 18 कैरेट, 14 कैरेट, 9 कैरेट, उसको फाइन पॉलिशिंग करना पड़ेगा, अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा। वही एक रास्ता बचा है कि भाई 2 लाख का अगर सोना हो गया 10 ग्राम का, तो मैं 14 कैरेट का 56% वाला 60% प्राइसिंग पे 4% मार्कअप करके बेचूंगा, तो 1.25 लाख में वो गहना बन जाएगा। लेकिन आफ्टर ऑल इट्स अ 14 कैरेट। लेकिन ठीक है, जैसे सोने का भाव बढ़ेगा वो 14 कैरेट का भी भाव प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगा, लेकिन उसमें भी लिमिटेशन है। इतना हार्ड गोल्ड में सब ज्वेलरी नहीं बन सकती है, तो कुछ कुछ ज्वेलरी है जो 22 कैरेट या 18 कैरेट या 20 कैरेट में ही बन सकती है, तो उसको भी लिमिटेशन है। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। तो सोने नहीं अभी सोचना है कि अपनी चमक सबके गले में रखनी है कि अपनी चमक एंटिक पीस जैसी म्यूजियम में रखनी है। क्योंकि कोई आदमी तो सोचने वाला नहीं है, कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, ना तो अपने सेंट्रल बैंक पीछे हटने के लिए तैयार है, ना तो अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष या फेड के चेयरमैन पीछे हटने के लिए तैयार है, ना तो चाइना या और कोई जापान या जर्मनी पीछे हटने के लिए तैयार है। तो जाके आखिर में सोने को ही सोचना पड़ेगा कि अपना जो चमक है वो रखना है, लोगों तक पहुंचना है अपने को, या किसी शोकेस में जाके एंटिक पीस बन जाना है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया अमित सर, समय देने के लिए, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। हाँ विमल सर, बातचीत आगे बढ़ाते हैं, आपसे कंटिन्यू रहेगी बातचीत। हम लोग कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट के आंकड़े भी निकाले तो नो डाउट पिछले साल तक अगर देखा जाए तो भारत जो है गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी का एक बड़ा निर्यातक रहा है, पहले भी हमने देखा। अब क्या सिचुएशन है सर, क्या ज्वेलरी एक्सपोर्ट हो पा रही है? सर अभी इस समय ये हालात हैं कि ज्वेलरी एक्सपोर्ट के 10% भी मार्केट के अंदर ऑर्डर नहीं है। ओके। वर्ल्ड के अंदर में जो सोने के दाम बढ़ने से वो स्थायी रूप से, अगर ये जब तक सोना स्थायी रूप से अपना रेट नहीं, एक स्थिर रेट नहीं आता, तब तक ये आप समझ के चलिए कि मार्केट के अंदर डिमांड चाहे इंटरनेशनल हो चाहे डोमेस्टिक हो, वो डिमांड घटनी है। तो आप जी देखिए कि चाहे विदेश के अंदर में भी वो, अगर आज की डेट के अंदर में देखेंगे तो सिर्फ बाइंग इंडिया की तरह में सिर्फ रॉ गोल्ड की हो रही है। तो अपने यहाँ पर भी यही है कि अगर आज देखें तो आज पूरे ज्वेलरी स्टोर खाली बैठे हुए हैं, ओनली डिमांड है
तो लोग कहते हैं कि मेरा 2 साल के बाद में एक घबराहट है हर एक के मन में, पता नहीं सोना कहाँ चले जाएगा, 2 साल में मैंने बेटी की शादी करनी है, बच्चों की शादी करनी है 1 साल 2 साल में। तो वो लोग उसके हिसाब से कुछ गोल्ड लेकर के रख रहे हैं, कुछ सिल्वर का लेकर रख रहे हैं, अभी कल को चलो गोल्ड हम लोग दे करके अपना ज्वेलरी ले पाए। लेकिन वो कब तक, जब ऐसे ही अगर बढ़ता जाएगा तो कब तक हम लोग, मतलब क्या बनेगा व्यापार का। तो ऐसे इंटरनेशनल के अंदर में भी कोई सामान जा ही नहीं रहा। फैक्ट्री है डे बाय डे, मेरे को सुनने में आता है कि मुंबई के अंदर में आज 2 फैक्ट्री बिल्कुल सिमट गई, बंद हो गई। आज सूरत के अंदर 4 फैक्ट्री बंद हो गई हैं। डायमंड इंडस्ट्री के अंदर में हाहाकार मच रहा है। तो ऑन एन एवरेज निर्यात में भी आज हमारे जितनी भी इंडस्ट्री है, बहुत उनके ऊपर में एक संकट आया हुआ है, बहुत जूझ रही है कि कैसे उसको चलाया जाए। सारे उसमें भी आज अच्छे जितने भी बड़े डायमंड के मैन्युफैक्चरर हैं, 50% कारीगर उनके आज की डेट के अंदर में, कुछ 60% कारीगर आज की डेट में वो निकाल चुके हैं। तो डे बाय डे आर्थिक संकट बनता जा रहा है, तो सरकार को सोचना चाहिए इसके विषय में। जी बिल्कुल, इसके विषय में सरकार को सोचना चाहिए। तमाम दिक्कतें हैं संकट में, ज्वेलरी सेक्टर जिस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं, बिक्री नहीं हो पा रही, सबसे बड़ा चैलेंज है क्योंकि प्राइजेस ऊपरी स्तरों पर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, जिस तरह से आपने समझाया। और एक चीज़ जाते जाते आपसे छोटी सी राय जानना चाहूँगा, अभी क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे ज्वेलरी इंडस्ट्रीज को, जो छोटे उद्यमी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा संकट उन्हीं पर छाया है। जी, संकट छाया भी है, और आज उन लोगों के साथ में हम बिल्कुल कंधे पे कंधा मिलाकर के उनको एक तरह से सांत्वना दे रहे हैं कि भाई साहब चिंता मत करें, ये दिन भी नहीं रहेंगे, अगर वो दिन नहीं रहे तो अच्छे दिन आएंगे। और बस आशा पे ही दुनिया टिकी है। मैं यही कामना करूंगा कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर में दोबारा से सवेरा आए और एक सुंदर ढंग से मार्केट जैसे पहले चल रही थी वैसे चले, कारीगरों को भी अच्छा काम मिले। एक मार्केट के अंदर में जो बुझती हुई ये हमारी मार्केट नजर आ रही है कि कहीं दिया बुझ ना जाए इस इंडस्ट्री का, वो दोबारा मार्केट में रौनक जो है दोबारा लौट के आए। और इसी आशा के साथ में उनको भी यही कहूंगा कि विश्वास रखें, थोड़ा सहमत, थोड़ा सा धीरज रखें। हम सब एक दूसरे के साथ हैं, इंडस्ट्री में दोबारा रौनक आएगी। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू जी, नमस्कार। ये हमारा एमएसएमई डायरी शो है। इस दौरान तमाम एमएसएमईज इंडस्ट्रीज पर हम लोग बातचीत करते हैं। इस बार हमने ज्वेलरी सेक्टर पर बातचीत की गई है। सोने चांदी में बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही, प्राइजेस ऐतिहासिक ऊंचाई पर है, जिसका इम्पैक्ट ज्वेलरी इंडस्ट्री पर पड़ रहा है। कीमतें उच्च स्तर पर पहुंचने के कारण ज्वेलरी की बिक्री नहीं हो पा रही है। कस्टमर्स जो है ज्वेलरी शॉप पर नहीं आ रहे सोना खरीदने के लिए, जिसके वजह से ज्वेलर्स जो है वो संकट में है। कारीगर के ऊपर भी सवाल हो रहा है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही, तो कारीगर के पास काम नहीं है ज़्यादा। तो तमाम चीज़ें जो निकल कर आई वो ये है कि ज्वेलरी इंडस्ट्री इस समय संकट में है। देखना होगा कि इस तेज़ी पर कब विराम लगता है सोने चांदी में, जिससे ज्वेलरी इंडस्ट्री को थोड़ी बहुत राहत मिल सके। ओवरऑल तमाम फैक्टर्स और अलग अलग सेक्टर वाइज जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं सिनारियो, उस पर हमने बातचीत की है। तो आप लोग भी ये शो ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, तमाम चीज़ें, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक कीजिएगा कि ताकि जो ज्वेलर्स भाई हैं वहाँ तक ये चीज़ें पहुँच सके। धन्यवाद।